हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 166 कौन बनेगा दूल्हा। अभिमान के पिता समीर से मुलाकात करने के बाद शौर्य अपने कमरे में बैठकर अपने कंपनी के सारे कामकाजों को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आदित्य अग्निहोत्री को चुन लिया था। शौर्य ने तय किया था कि जब वह समरलोक के लिए चला जाएगा तो वह आदित्य और अग्निहोत्री परिवार को अपना बिजनेस सौंप देगा। इसके चलते शौर्य ने आदित्य को अलग साधना तकनीक और युद्ध कला का ज्ञान भी दे दिया था, ताकि समय आने पर वह अपनी ताकत का उपयोग करके परिवार और बिजनेस की रक्षा कर सके। शौर्य ने आदित्य को वरुण और अरुण के साथ ट्रेनिंग के लिए डायमेंशन में फेंक दिया था। परिवार के सभी लोग अभी भी मुंबई में ही रुक थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में शौर्य की शादी की तारीख तय की गई थी। साथ ही विराज के शादी की भी तारीख तय हो चुकी थी। आज सुबह ही जाधव परिवार से सभी लोग शौर्य के आलीशान विला पर पहुंच चुके थे। घर पर अब फिर एक बार मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई थी। इधर परमार परिवार ने भी अपने रिश्तेदारों को अद्विका की शादी का न्योता दे दिया था। आज अद्विका भी अपने आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। आज ड्यूटी पर उसके चेहरे की लाली सभी को साफ दिखाई दे रही थी। तभी अद्विका के साथ काम करने वाले लोगों में से उदय कुमार आज कुछ अलग ही इरादों के साथ अद्विका के सामने आया। उसके हाथ में गुलाब का बड़ा गुच्छा था और वह अद्विका के सामने आते ही अपने घुटनों पर बैठ गया और अद्विका की तरफ वह गुच्छा बढ़ाते हुए बोला, जब से तुम यहाँ ट्रांसफर होकर आए हो तब से मेरे रातों की नींद और दिन का चैन लूट गया है। कुछ सोचता हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आता है। कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आता है। इतना कहकर उदय ने अपने आंखों का फ्रेमलेस चश्मा अपनी 2 उंगलियों से ठीक कर दिया। अद्विका ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गई और फिर उसने अपने हाथ फोल्ड किए और बोली, मिस्टर उदय, मैं आपकी कलीग हूँ, कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं। दूसरी बात, मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है और कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। आज मैं सभी को यही बात बताने के लिए आई थी। आप वैसे भी काफी काबिल डॉक्टर हैं, आपको कोई और लड़की मिल जाएगी तो मेरे बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। अद्विका ने भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ उदय का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अद्विका की बात सुनकर उदय को मानो कोई सदमा सा लग गया था। उसके हाथ में पकड़ा फूलों का गुच्छा उसके हाथ से कब फिसलकर गिर गया उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब उदय ने अपने आसपास देखा तो उसको ऐसा लगने लगा कि मानो धरती फैट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी आभा बदल गई। उसने अपने दांत पीसते हुए अद्विका को गुस्से से देख और बोला, अद्विका, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जरा मैं भी देखूं कि तुम्हारा होने वाला पति ऐसी कौन सी तौफ है। मैं देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक यादवों के खानदान से हूं। मेरा परिवार देश के उन गिने चुने राजसी परिवारों में से एक है। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास टैलेंट है। मैं देश के टॉप 10 एक्सपर्ट सर्जनों में से एक हूं। मेरे पास सब कुछ है। क्या तुम्हारा होने वाला पति मुझसे बेहतर है? ये सुनकर अद्विका को थोड़ा गुस्सा आया और वह थोड़ा चिढ़ा हुए बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। क्या तुमने डॉक्टर होने के अलावा कुछ और किया भी है? कभी दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा भी है? मैं जानती हूं कि तुम जान बचा तो सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए लाशों का अंबार लगा सकते हो? नहीं ना, तो मेरे होने वाले पति से खुद की तुलना करना बंद कर दो। और हाँ, अगर उसे जरा सी भनक भी लग गई कि तूने मुझे प्रोपोज करने के बाद ये सब कहा था तो वो तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ खत्म कर देगा। अद्विका की बात उदय के लिए किसी चाटे से कम नहीं थी। उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वह वहां से उठकर चला गया। उसके वहां से जाते ही हॉस्पिटल के बाकी लोग भी वहां से चले गए। सभी लोग अभी भी उदय के बारे में सोच रहे थे कि कैसे उदय का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और फिर उस पर अद्विका ने खुद के शादी की बात कैसे बताई। हॉस्पिटल का मैटर खत्म हुआ ही था कि उसे उसके दादाजी का फोन आया। फोन पर वे थोड़ा चिंतित थे। उन्होंने चिंता भरी आवाज में अद्विका को घर बुला लिया था। असल में विक्रम ने शादी के कार्ड छपवा कर अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों को भेज दिए थे, मगर आज सुबह उनका पुराना दोस्त, भाई और बड़ी अपने पोते के साथ उनके घर सुबह सुबह आ धमका था।
और उसने विक्रम के सामने इस शादी को कैंसिल करने की बात रख दी थी। उसे सुनकर अब विक्रम ब्रह्म संकट में फंस गए थे। वो अपने दोस्त को ना नहीं कह सकते थे और शौर्य से शादी कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। अगर ये बात शौर्य तक पहुंची तो शौर्य उनके दोस्त के परिवार को ऐसे गायब कर देगा जैसे वो कभी इस धरती पर थे ही नहीं। विक्रम के इस दोस्त का नाम अनिरुद्ध बत्रा था, जो उन्हीं की तरह एक कर्नल रैंक के अफसर थे, और उनका पोता रोहन बत्रा एक बिजनेस टायकून था। उसके आर्मी के साथ बिजनेस रिलेशन थे। उसकी कंपनी आर्मी को लगने वाले हर तरह के सामान को बनाकर देती थी। रोहन ने ये सब अपने दम पर खड़ा किया था, और इस बात का रोहन को घमंड भी था। कुछ ही देर में अद्विका घर पहुंची। घर पर आते ही दादाजी ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। एक तो हॉस्पिटल में आज हुआ तमाशा कम था, जो अब एक और लड़का दूल्हा बनकर उसकी शादी तोड़ने के लिए आया था। उसका माथा अब ठनक गया था। फिर भी उसने अपने दादा को देखकर गुस्सा शांत किया और अपने दादा से प्यार से कहा, दादाजी आप मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं अब शौर्य से बेहद प्यार करती हूँ। अगर मेरे रिश्ते के बीच आप क्या खुद भगवान भी आए तो भी मैं शौर्य से ही शादी करूंगी, फिर भले आप अपने दोस्त से अपना रिश्ता ही क्यों ना खराब करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्विका की ये बात सुनकर विक्रम भी एकदम से सहम गए। लेकिन इधर रीना तो पूरा मूड बनाकर बैठी थी ये शादी तोड़ने का। उसने बिना अद्विका से पूछे ही इधर इस नए रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस वजह से बत्रा परिवार के लोग खुश हो गए थे। तभी अद्विका के कमरे से विक्रम बाहर आए और उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए अनिरुद्ध से कहा, देख अनी मेरे यार, मेरी 2 पोतियां हैं, अगर तू चाहे तो मेरी दूसरी पोती का हाथ मांग ले, मैं खुशी खुशी उसका हाथ तेरे पोते के हाथ में दे दूंगा, लेकिन अद्विका का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से तिलमिला कर बोला, तू क्या कहना चाहता है विकी कि मेरा पोता तेरी इस बेरोजगार पोती से शादी करे और अद्विका की शादी तू मेरे लिए तोड़ नहीं सकता? अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है। मैंने उस दूल्हे को उसकी शादी से पहले नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध बत्रा नहीं। अनिरुद्ध का इतना कहना ही था कि तभी कमरे में से अद्विका बाहर आई। उसके बाहर आते ही पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया। अद्विका की आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। उसने सीधे चलकर अनिरुद्ध को हवा में उठा लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या बोला तू अभी? तू मेरे पति को उठवाएगा, वो भी शादी से पहले? पर तू वो दिन देखने के लिए जिंदा रहेगा तो ना? इतना कहकर अद्विका ने अनिरुद्ध के बूढ़े शरीर में एक जोरदार पंच दे मारा। पंच पड़ते ही अनिरुद्ध एकदम से अकड़ गया। उसकी आंखें बाहर आ गई। उसे अब अपने सामने साक्षात मौत दिख रही थी। तभी रोहन ने अपने कमर से पिस्तौल निकाली और अद्विका के ऊपर तान कर कहा, ए लड़की, चुपचाप मेरे दादाजी को छोड़ दे वरना पूरी मैगजीन तेरे अंदर खाली कर दूंगा। रोहन की बात सुनकर अद्विका ने अनिरुद्ध को किसी हल्के खिलौने की तरह रोहन के ऊपर फेंक दिया, और अगले ही पल वह रोहन के संभलने से पहले उसके हाथ को पकड़कर उसे देख रही थी। उसका हाथ उस गन के नोजल पर था और रोहन अब गोली नहीं चला सकता था। अगले ही पल एक झटके से अद्विका ने पूरी पिस्तौल तोड़कर रख दी। पिस्तौल के पुर्जे जमीन पर गिर गए। अद्विका ने रोहन को कॉलर से पकड़ा और बोली, बहुत शौक है न तुझे बंदूक से खेलने का, तो ये देख, इसे असली बंदूक कहते हैं। इतना कहकर उसने अपने स्टोरेज के अंदर से एक पिस्तौल निकाली जो उसे शौर्य ने दी थी। अद्विका ने बंदूक की पूरी नली रोहन के मुंह में दबा दी। रोहन की हवा अब टाइट हो चुकी थी। उसकी आंखें फैल गई थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी अद्विका आगे बोली, तुझे और तेरे बुड्ढे को मेरे दादाजी ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था, पर तेरे दादाजी को तो मुझे बहू बनाने की बड़ी चूल मची थी। अब बोल, क्या तू मुझे संभाल पाएगा? मेरा दिमाग जब भी हटेगा तो मैं लोगों की जान लेती हूँ, क्या तू उसे सहन कर पाएगा? अद्विका का ये रूप देखकर अनिरुद्ध और रोहन के पसीने छूट गए थे। उन्हें जो लड़की एकदम से कमजोर और मासूम लग रही थी वो इतनी सनकी निकलेगी, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दो, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे दादाजी की बात समझनी चाहिए थी। अनिरुद्ध उसके बाद विक्रम की ओर दया की नजरों से देख रहा था। तभी विक्रम भी अपने होश में आते हुए अद्विका से बोला, अद्विका, उसे अब सब कुछ समझ आ गया है, अब तुम अपना गुस्सा शांत करके अपने कमरे में चली जाओ। विक्रम के इतना कहते ही अद्विका ने अपनी सरसर निगाहों से एक बार बत्रा परिवार के बाकी लोगों को देखा, जिसमें रोहन के माता पिता और बहन भी थी। अद्विका उसके बाद तुरंत अपने कमरे में चली गई। अद्विका के जाते ही विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिरुद्ध को देखते हुए कहा,
अब तुम्हें पता चल कि मैं मेरी पोती की शादी तुम्हारे इस कमजोर चूहे से क्यों नहीं करना चाहता था। उसका गुस्सा और ताकत एकदम अलग लेवल की है। वो अगर तेरे घर की बहू बनती है तो तेरा घर तबाह हो सकता है। ये तो बस एक ट्रेलर था। उसके बाद उन्होंने एक बार सभी बत्रा परिवार के लोगों को देखा और फिर आगे बोले, और हाँ, तो कह रहा था कि तू दूल्हे को उठवा देगा, तो मैं बता दूं कि दूल्हा कोई और नहीं, शौर्य अग्निहोत्री है। वही ब्रिगेडियर जनरल जिसने माउंटेन रेड्स को ट्रेनिंग दी है। और वो गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक है। उसके आगे तेरा ये पिद्दी कहीं भी नहीं टिकेगा। तो अब तू ही बता कि मेरे दूसरी पोती का ऑप्शन कहाँ गलत है। वो एकदम नॉर्मल है। तू चाहे तो अभी भी उसके बारे में सोच सकता है। अनिरुद्ध ने जब ये सुना तो उसे अब एकदम से डर लगने लगा। वो शौर्य को कैसे नहीं जानता था। वो तो बस हुआ ये कि उसने अभी तक शादी के कार्ड को खोलकर देखने की जहमत नहीं ली और आज उसे ये झटका लग गया। रोहन की तो हवाइयां उड़ने लगी थी। उसे तो बस उसके चेन्नई के उस दोस्त ने अद्विका की फोटो भेजी थी और शादी तोड़ने के लिए कहा था, मगर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो शौर्य से पंगा लेने जा रहा है। पूरी बत्रा फैमिली अब डर के मारे कांप रही थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब आज शेर की मांद में हाथ डालने के बजाय अपना पूरा सिर देने चले आए थे। पूरे देश में शौर्य का नाम किसी सबसे बड़े विलेन से कम नहीं था। उसके नाम से देश के बड़े से बड़े ऑफिसर बिजनेसमैन डर से कांपने लगते थे। शौर्य का रिकॉर्ड ही खून खरबों से भरा था। उसका असली रिकॉर्ड तो आर्मी वालों को मुंह जुबानी याद हो गया था। उसके सिर्फ नाम से पूरा पाकिस्तान गहरे सदमे में चला जाता था। ऐसे आदमी के सामने रोहन बत्रा की क्या औकात होगी। वहीं दूसरी ओर शौर्य की पहचान से अनजान उदय यादव अपनी ही धुन में अद्विका को उठाने के सपने देख रहा था। इसीलिए आज उसने अपने हॉस्पिटल के एक लड़की को अपने विला पर बुलाया था। ये अद्विका के साथ काम करने वाली डॉक्टर थी। इसका नाम मनाली था। उसे उदय ने आज यहाँ अद्विका को फंसाने के लिए बुलाया था। उदय ने उसे 10 लाख रुपए दिए और उसे सिर्फ इतना करना था कि वो अद्विका को फोन करके उसे किसी बहाने से घर से बाहर बुलाए। बाकी के काम उदय के आदमी करने वाले थे। उदय के कहे मुताबिक मनाली ने अद्विका को फोन लगाकर उसे मिलने के लिए जिद की और उसे आज शाम शादी की शॉपिंग करने के बहाने शहर के सबसे बड़े इंटरसिटी मॉल में बुला लिया। अद्विका ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार निकाली और मॉल के लिए निकल गई। जब अद्विका उसके घर से बाहर निकली, 2 काली गाड़ियां उसका पीछा करने लगी। जब उन्हें लगा कि रास्ता खाली है तो उन्होंने अद्विका के गाड़ी को अपनी गाड़ियों को रास्ते के बीच में रोककर रुकवाया। अद्विका को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने उस गाड़ी से उतरने वाले गुंडों को देखा तो उसे अंडे हो गया कि ये किडनैपिंग है। अद्विका भी बिना डरे अपनी गाड़ी से बाहर निकली। उन गुंडों ने अद्विका को घेर लिया और उसे बेहोश करने के लिए रुमाल पर दवा छिड़की और उसकी ओर बढ़ गए। जब वह गुंडा अद्विका के पास पहुंचा तो अचानक से अद्विका किसी भूत की तरह उसके सामने से गायब हो गई और अगले ही पल वह दवा से भरा रुमाल उस गुंडे की नाक पर था। उसने जब उस दवा को सूंघा तो कुछ ही सेकंड्स में वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके बाद अद्विका ने अपनी जगह बदली और दूसरे गुंडे के पीछे जाकर उसकी दोनों जांघों के बीच जोरदार लात मारी। ये लड़कियों की तकनीक इस्तेमाल करने में अद्विका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थी। उसके अखी लात में उस गुंडे के दोनों पैरों के बीच से खून की धारा बह निकली। उसके उस जगह के अंग अब हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। अगले ही पल बाकी गुंडे सतर्क हो गए थे, मगर अद्विका के सामने उनका टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अद्विका ने उन लोगों को इतनी बेदर्द से मारा कि वो लोग अद्विका के कुछ पूछने से पहले ही सब कुछ बोलने लगे। मैडम, हमें माफ कर दो, हम तो सिर्फ उदय मालिक के ऑर्डर पर ये सब कर रहे थे। उन्होंने आपको बेहोश करके उनके विला पर लाने के लिए कहा था। वो आपके साथ उसके बाद बहुत गलत हरकत करना चाहते थे। अब क्या करेगी अद्विका? क्या अद्विका उदय को सबक सिखा पाएगी? क्या अद्विका उसे माफ कर देगी? शौर्य ये सब घटित होते वक्त कहाँ बिजी था।